हेलो, आई एम डॉक्टर संदीप अग्रवाल। और आज के इस लेक्चर में हम लोग वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वन डायमेंशन हो या टू डायमेंशन हो या फिर थ्री डायमेंशन हो, इसमें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो इसके आगे वाले लेक्चर में जो वीडियो मैं बता चुका हूँ उसमें हम लोगों ने वेक्टर के बारे में सीखा। वेक्टर किसे कहते हैं? वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो वीडियो देखिए। और उसमें हम लोगों ने सीखा कि वेक्टर पे कैसे एडिशन किया जाता है। तो वेक्टर अगर वेक्टर ए है हम लोग का और ये अगर वेक्टर बी है, इसका रिजल्टेंट सी है, तो सी का मैग्नीट्यूड दिया जाता है बाई ट्राइंगल। बाई ट्राइंगल को हम लोग को सी का मैग्नीट्यूड मिलता है। ये कैसे डिराइव किया गया था उसमें लास्ट लेक्चर में दिया हुआ है। तो ये होता है ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा हो गया डायरेक्शन बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये एंगल थीटा हो गया, और cos थीटा इसका होल रूट ओवर लेते हैं तो हम लोग को सी का मैग्नीट्यूड मिल जाता है। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन होती है वेक्टर में। दो टाइप की मल्टीप्लिकेशन होती है, डॉट प्रोडक्ट जिसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और इसको हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर और अनदर वेक्टर भी बोलते हैं। और दूसरा हो गया क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इस केस में डॉट प्रोडक्ट जब निकालते हैं तो उसको इस तरह से लिखा जाता है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे फिर से थीटा यही एंगल हो गया बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालते हैं तो ए क्रॉस बी इस तरह से लिखते हैं और इसका रिजल्टेंट होता है ए बी साइन थीटा। यहाँ पे थीटा फिर से हम लोग का एंगल हो गया। और ये जो n है ये यूनिट वेक्टर है। n इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। तो n जो है एक यूनिट वेक्टर है। अगर हम लोग ये वेक्टर a और वेक्टर b है तो n इस तरह से होगा परपेंडिकुलर टू दिस एंड परपेंडिकुलर टू b। तो देखिए ये तीनों केस में अगर हम लोग वेक्टर को ऐड करना है या उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है या उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो हम लोग को दो वेक्टर के बीच का एंगल जानना बहुत जरूरी है। इन अदर सेंस हम लोग को ये जानना जरूरी है कि वेक्टर ए का डायरेक्शन क्या है, वेक्टर बी का डायरेक्शन क्या है और उसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है। तो जनरली हम लोग को हमेशा वेक्टर्स का डायरेक्शन जानना जरूरी है। अगर हम लोग को मैथमेटिक्स करनी है तो हम लोग को वेक्टर के डायरेक्शन को जानना जरूरी है। तो इसी को जानने के लिए हम लोग कुछ सिस्टम्स यूज करते हैं। जनरली हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग डायरेक्शन डिफाइन करते हैं और उससे फिर उस वेक्टर को हम लोग उसमें डिफाइन करते हैं। तो आज हम लोग वही सीखेंगे कि एक वेक्टर को कैसे डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जाए। और अलग अलग टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग को जैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम की दरकार पड़े, ताकि कैलकुलेशन जो है वो पार्ट कम से कम हो सके। तो आज हम लोग सीखेंगे कैसे वेक्टर को अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे इजी वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर इज इन वन डायमेंशन। अब वन डायमेंशन में हम लोग वेक्टर को जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए हम लोग वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं और उसको हल्का सा मॉडिफाई करते हैं ताकि उसमें हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकें। अब वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? सपोज ये लाइन है, ये हम लोग का हो गया वन डायमेंशन। अब इसमें हम लोग ओरिजिन डिफाइन कर देते हैं कोई भी एक पॉइंट पे, सपोज यहाँ पे बीच में डिफाइन किया है। अब इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन हम लोग इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, नेगेटिव पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये हम लोग का हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं अलोंग दिस डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, और इसको मोस्टली हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस लिखा हुआ मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, इस डायरेक्शन को आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या है? यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन है वेक्टर आई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई। तो ये यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन बताता है, इस डायरेक्शन में आपका वेक्टर
रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आई को हम लोगों ने ये वन डायमेंशनल लाइन ली है, इस डायरेक्शन को हम लोगों ने यूनिट वेक्टर आई से रिप्रेजेंट किया। तो अब ये हो गया आपका डायरेक्शन। वेक्टर में क्या होता है, दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन हम लोग वन डायमेंशन में इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मैग्नीट्यूड। तो अब सपोज हम लोग का ये वेक्टर है जिसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इससे, ये हम लोग का वेक्टर है। तो इस वेक्टर का हम लोग का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 2 3 आई। तो अगर सपोज ये हम लोग का वेक्टर ए है, वेक्टर ए इसमें हो जाएगा 3 टाइम्स आई। तो इस तरह से हम लोग एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन वन डायमेंशन। इसके लिए मैंने क्या किया, उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हम लोग का हो गया डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए मैग्नीट्यूड निकालना है, जो भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसको लिख दिए, उसके बाद डायरेक्शन। तो अब ये हो गया हम लोग का वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए। जब भी वेक्टर लिखते हैं जनरली हम लोग उसके ऊपर एक एरो लगाते हैं। तो ये हो गया वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन क्या हो सकता है कि ये वेक्टर ए इसी तरफ नहीं हो, एक और वेक्टर हो सपोज बी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसको भी हम लोग इसी यूनिट वेक्टर से डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग को एक और अलग से यूनिट वेक्टर डिफाइन करने की दरकार नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें वही कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही टेक्निक यूज करेंगे। तो इसमें इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 2 3 4, ये -4 हो जाएगा क्या मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन इससे आगे नेगेटिव वाई मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इससे हम लोग दोनों डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर बी को भी इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोई भी वेक्टर हो, वन डायमेंशन में कोई वेक्टर हो, तो सिर्फ अगर एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करें तो उससे हम लोग उस वेक्टर को इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया कैसे वन डायमेंशन में वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वन डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी को यूज कर रहे हैं यहाँ पे वन डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। उस कोऑर्डिनेट में जो एक्स एक्सिस है उसमें हम लोग यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं, डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। हम लोग बोलते हैं ये डायरेक्शन जो है ये हम लोग का आई डायरेक्शन हो गया। अब इसके बेसिस पे हम लोग इसमें वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वैसे ही अगर हमको टू डायमेंशन में वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम टेक्निक यूज करते हैं। हम लोग फिर से टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, ठीक है। तो अब टू डायमेंशन में क्या होता है, टू डायमेंशन सपोज ये ब्लैक बोर्ड है। अब ब्लैक बोर्ड में मुझे कोई भी एक पॉइंट के बारे में पता करना है। सपोज एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो मैं इसको नॉर्मली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे रिप्रेजेंट करूँ। अगर ये बोर्ड मेरा एक प्लेन है, इसमें मुझे इस पॉइंट को, ये टू डायमेंशनल सरफेस हो गया बोर्ड, तो इस बोर्ड में मुझे इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। पॉइंट को यूनिकली रिप्रेजेंट करना है ताकि कोई और किसी और को मैं बताऊं कि कुछ एक नंबर दे दूं तो वो ठीक इस पॉइंट तक पहुंचे, मुझे ऐसा कुछ करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करते हैं। सपोज ये ब्लैक बोर्ड को हम लोग अपना प्लेन दे दिए, तो इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करते हैं, सपोज इसको हम लोग ओरिजिन दे देते हैं, इस पॉइंट को, सपोज इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन दे देते हैं, इस तरफ एक्स एक्सिस डिफाइन कर देते हैं, इस तरफ वाई एक्सिस डिफाइन कर देते हैं। अब हम लोग इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या फिर सेंटीमीटर या मीटर में मेजर कर सकते हैं यहाँ से ओरिजिन से। तो जनरली इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस मेजर करते हैं एक्स एक्सिस में, और ये वाला डिस्टेंस मेजर करते हैं वाई एक्सिस में। अगर हम लोग ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ पे एक्स एक्सिस में मेजर करते हैं, ये सपोज x1 हुआ, और ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे y एक्सिस में मेजर करते हैं, सपोज ये हो गया y। तो इस तरह से हम लोग कोई भी पॉइंट को टू डायमेंशनल सरफेस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब मुझे सपोज इसी पॉइंट को इन वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करना है। ये एक पोजीशन हो गई इसमें, तो ओरिजिन से ये सपोज हम लोग का पॉइंट P हो गया, तो ये वेक्टर हो गया OP। अब इस वेक्टर को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है टू डायमेंशन में। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लोग सेम वही वन डायमेंशन वाली टेक्निक को टू डायमेंशन में
वाली टेक्निक को 2 डायमेंशन में भी हम लोग लेके आएंगे, और उसी टेक्निक को यूज करके हम लोग यहाँ पे भी कोई वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे इस तरफ जैसे आगे वाले केस में किया था, यहाँ पे यूनिट वेक्टर आई से हम डिफाइन कर देते हैं इस डायरेक्शन में, और ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वाई एक्सिस, इसको हम लोग वेक्टर जे से रिप्रेजेंट करते हैं। कैट का मतलब ये हुआ यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पे जे कैट हो गया यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, और आई का मतलब हो गया यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस। तो अब हम लोग इसमें कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दोनों डायरेक्शन के कॉम्बिनेशन है। हम लोग यहाँ पे वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू सी। सेम टेक्निक यूज करके यहाँ पे हम लोग इस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हैं 2 डायमेंशन। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, दिस प्लस दिस वेक्टर। ये एक वेक्टर हो गया इस डायरेक्शन में, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे x1, आई क्या हो गया इसका डायरेक्शन, ये हो गया हम लोग का एक वेक्टर, और सेकंड वेक्टर क्या है, ये वाला है, इसको हम लोग को ऐड करना है, ये हो गया y1, और ये वाला कौन सा डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर हम लोगों ने डिफाइन किया था j, तो यहाँ पे हो जाएगा j। तो ये हो गया इक्वल टू दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस वेक्टर, ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी अपना वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को 2 वेक्टर डायरेक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, आई और जे। ये स्टैंडर्ड है, ये हर एक टेक्स्ट बुक में आपको बिना डेफिनेशन के मिलेगा। अलोंग एक्स एक्सिस जो भी यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग लाइन बोलते हैं, अलोंग वाई एक्सिस जो होता है उसको जे बोलते हैं। और जब 3 डायमेंशन में चले जाएंगे तो एक और आएगा परपेंडिकुलर टू दिस, यहाँ से ओरिजिन से एक और परपेंडिकुलर, तो इसको हम लोग जेड एक्सिस बोलते हैं। तो इस केस में इसका आई जे और ये वाला हो जाता है के, आई जे के। तो यहाँ पे जो इस डायरेक्शन में वेक्टर होगा वो हो जाएगा के। तो इस तरह से अब हम लोग कोई भी वेक्टर सिर्फ इस दोनों वेक्टर के कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे। इस दोनों के अलग अलग मैग्नीट्यूड में जब भी आप इनको कंबाइन करेंगे, x1 y1 डिफरेंट वैल्यू ऑफ x1 y1 से कोई भी वेक्टर हो इस 2 डायमेंशनल सरफेस में आप कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा कोई वेक्टर नहीं है इस 2 डायमेंशन में जो ये आई और जे के कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। हर एक वेक्टर को, हर एक डायरेक्शन को आप आई और जे के कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक माइनस आई माइनस आई माइनस आई, तो ये कॉम्बिनेशन से हम लोग कोई भी वेक्टर हो इस सरफेस पे उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वेक्टर रिप्रेजेंट करने की एक और टेक्निक होती है, ये तो हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो है उससे वेक्टर को रिप्रेजेंट किया। एक और क्या टेक्निक हो सकती है जिससे हम लोग इस पॉइंट को फिर से डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी देर करने की हम लोग सोचें कि और क्या टेक्निक है जिससे आप इस पॉइंट को यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं कि बिना कोई गड़बड़ी के, विदाउट यूजिंग दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, इसके बिना कैसे इस पॉइंट को यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं कि किसी को आप इंस्ट्रक्शन दे दिए तो वो आके एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे डॉट बनाएगा। इसके बारे में थोड़ा देर आप सोचिए, वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ कि कैसे इस पॉइंट को यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन 2 डायमेंशन। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको भी यूज करके हम लोग कोई भी पार्टिकल का पोजीशन बता सकते हैं या फिर कोई वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए भी हम लोगों को 2 यूनिट वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है और इसी को हम लोग यूज कर सकते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के। तो अब हम लोग जानेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है ट्रेडिशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह। इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं कोई एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इन 2 डायमेंशनल स्पेस। तो ये प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको हम लोग अभी यूज करने वाले हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी सीखने वाले हैं। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग सपोज 2 एक्सिस है, आई डायरेक्शन है,
ये वाई एक्सिस है और इस तरफ जे डायरेक्शन है। हम लोग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट। सपोज हम लोग को अगर कोई पॉइंट पी को रिप्रेजेंट करना है पोलर कोऑर्डिनेट में, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम लोग ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह, ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करके मीटर और इसका जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं आर। और सिर्फ आर बोलने से हम लोग इस पार्टिकल की पोजीशन नहीं डिपेंड कर सकते, क्योंकि इसी आर पे यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, इस होल सर्कल में सब जगह पॉइंट आर डिस्टेंस में है। तो इस पॉइंट को यूनिकली डिफाइन करने के लिए हमको क्या चाहिए? एक और कोऑर्डिनेट चाहिए। वो सेकंड कोऑर्डिनेट जो होता है वो है थीटा। हम लोग आर और थीटा यूज करके इस पॉइंट सी को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पोलर कोऑर्डिनेट में इसका कोऑर्डिनेट्स। आर से इसका रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एट एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। तो ये दोनों वैल्यू बताने से हम लोग पॉइंट पी का वैल्यू पता कर सकते हैं। पॉइंट पी एग्जैक्टली कहां पे लोकेटेड है इन पोलर कोऑर्डिनेट। अब पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या चाहिए? इसमें डायरेक्शन चाहिए। तो इसमें भी हम लोग दो डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। एक ये वाला डिस्टेंस हो गया, ये डायरेक्शन हो गया रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये एक डायरेक्शन हम इसमें डिफाइन करते हैं। और सेकेंड डायरेक्शन डिफाइन करते हैं इंक्रीजिंग थीटा। तो जिस डायरेक्शन में थीटा इंक्रीज होगा उस डायरेक्शन में हम लोग का एक और यूनिट वेक्टर होगा जिसको हम लोग थीटा कैप कहते हैं। तो यहाँ पे थीटा किस तरफ इंक्रीज कर रहा है? थीटा इंक्रीज कर रहा है हम लोग इस तरफ। तो यहाँ पे इस पॉइंट से हम लोग ये हो गया हम लोग का इंक्रीजिंग थीटा का डायरेक्शन, थीटा कैप का डायरेक्शन भी ये हो गया। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे टू यूनिट वेक्टर जो दो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं उनको डिफाइन किया। एक आर कैप डायरेक्शन, एक थीटा कैप डायरेक्शन। आर कैप और थीटा कैप म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से। तो इसको ये जो यूनिट डायरेक्शन यूज करके हम लोग इसमें भी कोई भी डायरेक्शन को यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब अगर हम लोग को इस पॉइंट पी का लोकेशन बताना है तो वो हम लोग कैसे बताएंगे? OP इज इक्वल टू R इंटू आर कैप। तो इससे हम लोग को इसकी पोजीशन पता चलेगा। सिर्फ आर वेक्टर इंटू आर कैप बस इतना ही यूज करना पड़ेगा। थीटा का कोई यहाँ पे महत्व नहीं है। इस जगह पे हमको थीटा यूज नहीं करना पड़ता है, OP का डायरेक्शन पता नहीं, क्योंकि आर कैप का डायरेक्शन बताया हुआ है कि रेडियली आउटवर्ड। अब अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं इसमें तो हम लोग को ये वाली चीज ख्याल रखनी पड़ेगी कि दिस आर कैप इज नॉट कांस्टेंट। जैसे इस केस में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोगों ने क्या किया था? आई कैप का डायरेक्शन एक्स एक्सिस में फिक्स कर दिया था और एक्स एक्सिस भी फिक्स है। यहाँ पे ये जो रेडियल की आउटवर्ड डायरेक्शन है ये फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है। सपोज हमारा पार्टिकल यहाँ पे था तो आर कैप का डायरेक्शन इस तरफ है, रेडियल डायरेक्शन इस तरफ है। सपोज हम लोग पार्टिकल हम यहाँ पर तो उस केस में क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा आर कैप का डायरेक्शन। अब आर कैप का यहाँ पे चेंज हो रहा है। इस केस में आई कैप कांस्टेंट है, हमेशा एक्स एक्सिस के बराबर ही रहता है, लेकिन यहाँ पे आर कैप चेंज हो रहा है। और इस केस में थीटा कैप भी चेंज कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग का इनिशियल आर किस डायरेक्शन में था, क्या फाइनल आर इस डायरेक्शन में। तो विद टाइम हम लोग का ये आर कैप भी चेंज होता है। तो अभी अगर हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है इसका OP का, सपोज हम लोग को उसका टाइम डेरिवेटिव निकालना है। ये हो गया पोजीशन। पोजीशन का टाइम डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग को वेलोसिटी। तो इन जनरल अगर हमको वेलोसिटी निकालना है तो हम लोग
इस तरह करेंगे, प्लस इसमें एक और आएगा सेकंड डिफरेंशिएशन, आर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, डेल आर कैप ऑफ डेल, क्योंकि यहाँ पे ये जो आर कैप है ये कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज होता है विद टाइम। अगर सपोज ये पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है तो इसमें आर कैप भी चेंज होगा, तो यहाँ पे ये वाली चीज भी चेंज होगी, तो इसका भी हम लोग को डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग यही चीज एक्स वाई कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डील करते हैं तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, OP इज इक्वल टू तो अगर हम लोग इसका टाइम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो इसको हम सिंपली लिखते हैं डेल एक्स बाई डेल टी आई प्लस डेल वाई बाई डेल टी जे, क्योंकि यहाँ पे आई और जे दोनों का डायरेक्शन कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होता है। बट पोलर कोऑर्डिनेट में ये सेम चीज नहीं होती है, पोलर कोऑर्डिनेट में इसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है आर कैप में, तो हम लोग को ये वाली चीज ख्याल रखनी है, तब हम लोग इसमें आर कैप को रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। तो उसके बारे में हम लोग ज़्यादा जानेंगे हम लोग, लेकिन इसमें हम लोग को अगर पोजीशन रिप्रेजेंट करना है तो OP इक्वल टू आर इंटू आर कैप, इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसका पोजीशन। तो ये तो हो गया कि कैसे हम लोग को कोई भी एक पार्टिकल का पोजीशन रिप्रेजेंट करना है इन 2 डायमेंशन। हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में उस पार्टिकल का पोजीशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं या पोलर कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग उसमें अगर वेक्टर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं 2 डायमेंशन में, तो हम लोग या तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हैं या फिर पोलर कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। दोनों ही केस में हम लोग को 2 यूनिट वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा 2 डायमेंशन में। इस केस में कार्टेशियन के केस में आई और जे डिफाइन करते हैं यूनिट वेक्टर, और पोलर कोऑर्डिनेट में हम यूज करते हैं आर एंड थीटा कैप। ये दोनों यूनिट वेक्टर हम लोग यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। अब सपोज 3 डायमेंशन में हम लोग कोई एक पार्टिकल का पोजीशन बताना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग 3 अलग टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर सकते हैं 3 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में 2 अलग टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किए और 3 डायमेंशन में 3 अलग टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। तो सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यूज करेंगे वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे आगे वाले केस में 2 डायमेंशन के केस में यूज किए थे, सेम उसी तरह से यूज करेंगे। इस बार क्या होगा, एक और एक्स्ट्रा डायमेंशन होता है, वो है जेड डायरेक्शन। तो इस केस में हम लोग जेड डायरेक्शन करेंगे आउट ऑफ ब्रैकेट, ठीक है। सपोज मेरा हाथ यहाँ पर है, मुझे इसकी पोजीशन निकालनी है, तो इसकी पोजीशन मैं क्या निकालूंगा, इसको मैं 3 अलग अलग एक्सिस पे प्रोजेक्ट करूंगा इसका डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस मुझे बताएगा कि इसकी क्या पोजीशन है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग क्या यूज करते हैं, 3 एक्सिस यूज करेंगे 3 डायमेंशन के लिए। ये सपोज हम लोग का एक्स डायरेक्शन हो गया, वाई डायरेक्शन हो गया और जेड डायरेक्शन। अब सपोज यहाँ पे कोई पार्टिकल है 3 डायमेंशन में, इसकी मुझे पोजीशन निकालनी है। पोजीशन में कैसे डिफाइन करता हूँ, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको इस तरह पहले एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट करता हूँ, फिर मैं निकालता हूँ कि एक्स एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसी पॉइंट पे वाई एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो निकालेंगे, और यही वाला पॉइंट जेड एक्सिस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है इसको निकालेंगे। तो सपोज ये वाला हो गया x1, ये डिस्टेंस सपोज हो गया y1, और ये वाला डिस्टेंस हो गया सपोज z1। तो पॉइंट P को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं x1 y1 z1। तो ये 3 वैल्यू से हम लोग पॉइंट P का पोजीशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, पहले x पे x1 डिस्टेंस मूव करना है ऑन एक्स एक्सिस, फिर y1 डिस्टेंस मूव करना है
along y axis और फिर z1 डिस्टेंस मूव करना है along z axis। तो हम लोग पॉइंट P पे आ जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट P का पोजीशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे मैंने राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किया है। इसको मैं क्यों राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरा x, y और z राइट हैंड का रूल फॉलो होता है। राइट हैंड रूल ये हो गया मेरा राइट हैंड रूल, ये मेरा x एक्सिस है, y एक्सिस, z एक्सिस, राइट हैंड। अगर मैं इसको ठीक उल्टा कर दूं तो ये लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाएगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग अभी राइट हैंड सिस्टम में डील करेंगे। तो उसी तरह अगर हम लोग को ये वेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में किए थे सेम चीज यहाँ पे करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्शन डिफाइन करते हैं अलोंग x एक्सिस। एक डायरेक्शन डिफाइन करेंगे अलोंग y एक्सिस और z एक्सिस के बराबर एक डायरेक्शन डिफाइन करते हैं y एक्सिस, एक डायरेक्शन। तो ये 3 यूनिट वेक्टर से हम लोग 3 डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग कोई भी वेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज पार्टिकल P का पोजीशन निकालना है, ये भी एक वेक्टर हुआ, तो उसका पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हो गया हम लोग इसका पार्टिकल P का पोजीशन। तो हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो P निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैग्नीट्यूड अलोंग x डायरेक्शन क्या है, x1, और इसका डायरेक्शन क्या है, i है, प्लस डायरेक्शन अलोंग y डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड अलोंग y डायरेक्शन हो गया y1 और इसका डायरेक्शन है j का। अब इस दो चीज का क्या मतलब हुआ, x1 into i है, ये वेक्टर हो गया, ये डिस्टेंस हो गया हम लोग का y1 into j क्या है, तो ये x into i क्या, और ये वाला हो गया y into j क्या। तो वेक्टर एडिशन के हिसाब से इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये वाला वेक्टर हो गया। अब ये दो वेक्टर का कॉम्बिनेशन ये वेक्टर हुआ, ये वाला वेक्टर प्लस z1 into k क्या है, तो वो इस डायरेक्शन में होता है। सेम चीज यहाँ पे आ जाएगी, वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, एक ही वेक्टर है। तो दिस प्लस दिस वेक्टर क्या होता है, ये वाला वेक्टर होता है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, z1 प्लस k है। तो अब देखिए ये वेक्टर P को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो ये टेक्निक है जिससे हम लोग कोई भी वेक्टर को 3 डायमेंशन में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब ज्यादातर कैलकुलेशन हम लोग इसी के बेसिस पे करते हैं। सपोज हम लोग के पास दो वेक्टर है OP और OQ मान लीजिए, एक और वेक्टर है, इसका कोऑर्डिनेट है h2i प्लस y2j प्लस z2k। सपोज एक और वेक्टर है हमारे पास, तो हम लोग को अगर इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट इस तरह निकालेंगे, x1i प्लस y1j प्लस z1k डॉट ऑफ x2i प्लस y2j प्लस z2k। तो अब देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए डॉट प्रोडक्ट में हम लोग को पता है व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट, इज AB cos थीटा। अब I हम लोग का यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है, J हम लोग का यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड भी 1 हो जाएगा। तो सिर्फ जो चीज मैटर करेगी वो है एंगल थीटा बिटवीन। अब हम लोग को ये चीज देखना है कि एंगल I और J के बीच में, I और J के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, J और K के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, और
के और आई के बीच का एंगल भी 90 डिग्री है। तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो उस केस में अब हम लोग के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x1 i डॉट i, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 हो जाएगा, यानी कि x1 into x2 हो जाएगा, प्लस x1 into y2 i डॉट j, इस दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री होने से ये 0 हो जाएगा। तो उस केस में x1 into y2 0 हो जाएगा, x1 into z2 0 हो जाएगा, फिर बचेगा y1 into y2, वैसे ही z1 into z2। तो इस तरह से हम लोग बड़ी ही आसानी से डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं अगर हम कोई वेक्टर को कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करने का क्या फायदा है, इसमें हम लोग प्री डिफाइंड डायरेक्शन के बेसिस पे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग प्री डिफाइंड डायरेक्शन क्या है, आई जे और के, ये हम लोग का प्री डिफाइंड डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन के बेसिस पे हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे क्या है, हम लोग का डॉट प्रोडक्ट निकालने में सुविधा होती है। वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। जस्ट मैट्रिक्स बनाइए, मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है वो आपको पता है, तो उस तरह से ही निकलेगा मैट्रिक्स में आई जे और के कंपोनेंट निकल जाएगा। आई निकालने के लिए पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जे के लिए ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, के लिए ये दोनों। तो इस तरह से हम लोग बड़ी ही आसानी से क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग को दो वेक्टर के बीच का एंगल जानने की दरकार नहीं है, लेकिन उनका कंपोनेंट जानने की दरकार है कि एक्स डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, वाई डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है और जेड डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है। तो इससे हम लोग उसका वेक्टर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट हो या डॉट प्रोडक्ट हो निकाल सकते हैं। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर सकते हैं, वैसे ही हम लोग वेक्टर एडिशन भी कर सकते हैं, a प्लस b बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसके इसमें क्या है, हम लोग को कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस x2 i प्लस y1 प्लस y2 j प्लस, तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो बहुत इजीली कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग जनरली एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब क्या ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का सिर्फ एकमात्र सिस्टम है जिसमें हम लोग एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग और भी दो अलग टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर सकते हैं। एक का नाम है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो थोड़ा कम यूज होता है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन सिमेट्री ऑफ सिस्टम उसका भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। और दूसरा है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हम लोग अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में इसको अनजाने में बहुत बार यूज़ करते हैं, खासकर वो लोग जो गूगल मैप का यूज़ करते हैं। तो गूगल मैप में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ किया जाता है वो है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। वो स्लाइटली मॉडिफाइड वर्जन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। तो उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को उसमें यूज़ किया जाता है। तो हम लोग ये तो अलग टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में भी जान रहे हैं। तो हम लोग का तीसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो है इसमें जो सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 डायमेंशन में यूज करेंगे वो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने का सबसे आसान तरीका है थ्रू अ सिलेंडर, क्योंकि इसमें सिलेंड्रिकल सिमेट्री फॉलो की जाती है। तो उसके लिए हम लोग एक सिलेंडर कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब इसके सेंटर में हम लोग अपना ओरिजिन डिफाइन करते हैं।
तो सपोज हम लोग के पास एक पॉइंट है यहाँ पे P। अब हम लोग को इसकी पोजीशन फाइंड करनी है इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस पॉइंट को xy प्लेन पे प्रोजेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसका पोजीशन है। अब हम लोग ओरिजिन से पोलर कोऑर्डिनेट यूज करेंगे इस पॉइंट पे। तो ये हो गया हम लोग का रेडियल डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, और ये हो गया इसका एंगल थीटा। तो एंगल थीटा यूज करके रेडियल डिस्टेंस और एंगल थीटा यूज करके हम लोग ये पॉइंट निकाल सकते हैं। अब इस पॉइंट को हम लोग जेड एक्सिस पे प्रोजेक्ट करते हैं। सपोज ये वाला डिस्टेंस हुआ जेड। तो अगर हम लोग ये तीन वैल्यू यूज करेंगे आर, थीटा, तो इससे हम लोग एक पॉइंट को यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए कैसे हो रहा है। इसका हम लोग एक रेडियस बनाए, फिर एंगल थीटा में चले गए, इस पॉइंट पे आ गए। अब हम लोग हाइट जेड हाइट पे यहाँ पे आ गए। तो ये हो गया हम लोग का पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम लोगों ने यूनिकली डिफाइन कर दिया। अब इसी को हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी यूज कर सकते हैं कोई वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को वेक्टर रिप्रेजेंट करना है इसका। ये इसका वेक्टर है OP। तो वेक्टर OP को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या चाहिए, जैसे पोलर कोऑर्डिनेट के केस में सबसे पहले हम लोग को ये पोजीशन डिफाइन करनी पड़ेगी। तो ये पोजीशन क्या है, r × r कैप। ये r कैप का डायरेक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट का। इंक्रीजिंग थीटा में हम लोग थीटा कैप डिफाइन करते हैं, और इस डायरेक्शन हाइट के डायरेक्शन में हम लोग डिफाइन करते हैं जेड कैप। तो ये तीन डायरेक्शन को यूज करके हम लोग कोई भी वेक्टर का पोजीशन निकाल सकते हैं इसमें इन 3 डायमेंशन। तो अब देखते हैं कि ये OP का पोजीशन क्या होगा। जैसे पोलर कोऑर्डिनेट में यूज किया अपना r कैप, उसी तरह वो यूज करेंगे। तो हम लोग को ये वाला वेक्टर मिल गया। अब इसमें अगर ये वाला वेक्टर ऐड करते हैं पॉइंट P तक का, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, ये वाली पोजीशन मिल जाएगी। तो इसका डायरेक्शन है जेड कैप और मैग्नीट्यूड है G। तो इस तरह से हम लोग को ये वेक्टर OP की पोजीशन मिल जाएगी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है जहां पे हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे, खासकर वायर कैरिंग में करेंगे। अगर हम लोग के पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है या उसमें चार्ज है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और इसके ऊपर चार्ज है, तो इस केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है उसमें सिलेंड्रिकल से मिलती है। तो इस केस में अगर आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट यूज करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में या फिर उसके रिलेटेड कैलकुलेशन करने में सुविधा होती है। सेम केस में मैग्नेटिक फील्ड। तो फॉर अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करेंट, उस केस में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी सिलेंड्रिकल सिमेट्री शो करती है। तो उस केस में क्या हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करें। और यहाँ पे हम लोग को ख्याल रखना है कि इस केस में हम लोग जो ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं, इसमें ये हो गया यूनिट वेक्टर r इस तरह डिफाइन किया गया है, थीटा इस तरह, z इस तरह। तो ये दोनों जो कोऑर्डिनेट है यूनिट वेक्टर्स है, ये चेंज होते हैं विद पोजीशन ऑफ पार्टिकल। अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो उसका r और थीटा इस तरफ होगा। सपोज पार्टिकल यहाँ पर है तो उसका r इस तरफ और थीटा इस तरफ होगा, और z हमेशा एक तरफ ऊपर की तरफ। तो ये हमेशा फिक्स रहता है इसमें, और ये दोनों चेंज होते रहते हैं, जैसे पोलर कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली सेम नेचर होता है पोलर कोऑर्डिनेट। तो इसलिए हम लोग ये सिस्टम इसलिए भी यूज करते हैं कि इससे कैलकुलेशन में सुविधा होती है। पोलर कोऑर्डिनेट में कोई भी कैलकुलेशन करिए उसमें एक फिक्स्ड जेड डायरेक्शन डालते हैं, तो आप 3 डायमेंशन में कोई भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन पोलर कोऑर्डिनेट।
तो वही पोलर कोऑर्डिनेट कैसे दिखाओगे आप 3 डायमेंशन में कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, इससे बहुत आसानी हो जाती है। तो ये वाली चीज भी हम लोग करेंगे जब हम लोग खासकर मैकेनिक्स इन प्लेनर बॉडी से डील करेंगे। जब कोई प्लेनर बॉडी का मैकेनिक्स से डील करेंगे तो हम लोग ये वाला सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। तो अब हम लोग तीसरे टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम में आते हैं, इसका फिगर मैंने आगे से बना लिया है। तो जिसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इवन अननोइंगली। जैसे आप लोग का जो मोबाइल है, मोबाइल में जो आप लोग ऐप यूज़ करते हैं गूगल मैप वाला, उसमें जो आपकी पोजीशन बताई जाती है दैट इज उसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से बताया जाता है। तो सपोज आप अपने मोबाइल पे ये वैल्यू डालिए, गूगल मैप खोलिए और गूगल मैप खोल के उसमें 25.46 85.51 विदाउट एनी स्पेस सिर्फ ये वाली वैल्यू डाल के सर्च करिए। तो आप लोग देखेंगे कि आप लोग एक कोई पर्टिकुलर लोकेशन में पहुंच जाते हैं। ये कैसे हो रहा है? सिर्फ 2 वैल्यू यूज करके हम लोग कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन में पहुंच जाते हैं। तो ये इस लोकेशन में कैसे पहुंचता है, इसके लिए ये यूज करता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करके हम लोग अर्थ के ऊपर अपनी पोजीशन बताते हैं। हम लोग क्यों स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं? क्योंकि अर्थ इज स्फीयर, तो उसमें ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करने से हम लोगों को 3 वेरिएबल की जगह सिर्फ 2 वेरिएबल से काम चल जाता है। तो वाली चीज हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे कि कैसे कर सकते हैं। गूगल मैप का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग है। उसमें लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और ऑल्टीट्यूड ये 3 चीजें यूज की जाती है और ये तीनों को डिफाइन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। लेकिन मैथमेटिक्स या फिजिक्स में हम लोग जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं वो थोड़ा सा अलग है। तो फिजिक्स के केस में हम लोग जो पोलर कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट जो यूज करते हैं वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो उसमें सपोज ये हम लोग का पार्टिकल P है, हम लोग को इसकी पोजीशन निकालनी है इन दिस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिन से इस पॉइंट तक एक लाइन बनाते हैं और इसका डिस्टेंस निकालते हैं r। तो सबसे पहले हम लोग निकालें r। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस जो लाइन सेगमेंट है इसका हम लोग एंगल निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस, ये वाला एंगल। और इस एंगल थीटा को हम लोग बोलते हैं पोलर एंगल। तो नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट हम लोग डिफाइन करते हैं थीटा, लेकिन सिर्फ ये 2 वैल्यू से हम लोग इस पोजीशन को यूनिकली डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? और गिवन थीटा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एक कोण बना सकते हैं चारों तरफ, इस तरह से घुमा के इस पूरे सर्कल में सब जगह इसका एंगल थीटा ही है। ऐसे करके अगर चारों तरफ एक कोण बनाया जाए तो हर जगह इसका एंगल थीटा रहेगा और सेम आएगा। तो इससे क्या होगा, इस पॉइंट की पोजीशन यूनिकली डिफाइन नहीं होगी। तो उसके लिए हम लोग को एक और कोऑर्डिनेट चाहिए। 3 डायमेंशन में हमेशा 3 कोऑर्डिनेट चाहिए कोई भी एक पॉइंट को यूनिकली डिफाइन करने। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग फिर इस पॉइंट P को प्रोजेक्ट करते हैं इन xy प्लेन। फिर यहाँ से एक लाइन से ड्रॉट ज्वाइन करते हैं और ये जो एंगल बना था इसके साथ, इसको हम लोग बोलते हैं फाई, एंगल फाई। इसको हम लोग बोलते हैं एजीमुथल एंगल। तो जब एक बार एजीमुथल एंगल हम लोग डिफाइन कर देते हैं तो उसके बाद इस पॉइंट की पोजीशन यूनिकली डिफाइन होती है। तो इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम।
मैथ्स में हो सकता है ये थीटा और फाई का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का होता है, तो इससे ज़्यादा कंफ्यूज होने की दरकार नहीं है। अलग अलग जगह अलग अलग रिप्रेजेंटेशन मिलती है, तो इससे हम लोग कोई पार्टिकल की पोजीशन यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के केस में हम लोगों ने पोजीशन कैसे निकाली थी, इस तरह से। इसमें क्या है, हम लोगों के पास पोजीशन निकालने के लिए हम लोग को दो वेरिएबल, दो पोजीशन डायरेक्शन यूज करना है। और पोलर कोऑर्डिनेट के केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भी हम लोग को 3 डिफरेंट डायरेक्शन दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पॉइंट ओरिजिन से जो इस पॉइंट को कनेक्ट करेगा उसको एक्सटेंड करते हैं, और इस तरह हम लोग ना रेडियल डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, हम लोग को पोलर एंगल का डायरेक्शन डिफाइन करना है। तो यहाँ पे हमारा थीटा किस तरह इंक्रीज हो रहा है, इस तरफ इंक्रीज हो रहा है। तो ये इस पॉइंट से थीटा इस तरह कैसे इंक्रीज करेगा, यहाँ से थीटा स्टार्ट होगा 0 से, इंक्रीज करते 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 यहाँ पे आके 90 डिग्री। तो हम लोग का थीटा इस डायरेक्शन में, ये हो गया हम लोग का थीटा का। और हम लोग का फाई किस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, फाई इंक्रीज कर रहा है हम लोग का इस डायरेक्शन में। यहाँ पे फाई हम लोग का 0 है, इस जगह पे प्रोजेक्ट होगा, और बढ़ते बढ़ते यहाँ पे चले जाएंगे तो 90 हो जाएगा। तो हम लोग का फाई इस लाइन के बराबर इंक्रीज करेगा, तो ये हो गया हम लोग का फाई डायरेक्शन। तो अब इस 3 डायरेक्शन से हम लोग कोई भी चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो भी इवेंट होगा उसको हम लोग ये 3 डायरेक्शन से और मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस केस में अगर हम लोग पोजीशन निकालनी है, इस पार्टिकल की पोजीशन निकालना बहुत ही आसान है। इस केस में हम लोग सिर्फ आर के एक्सिस की पोजीशन निकालेंगे और कुछ भी नहीं चाहिए। अब अगर सपोज हम लोग को इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो उस केस में आगे की तरह फिर से डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। यहाँ पे आर भी चेंज हो रहा है, इस केस में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आर की पोजीशन हमेशा चेंज होती है। ये यूनिट वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट, इसकी पोजीशन कंटीन्यूअसली चेंज होती है। अब थीटा और फाई के बारे में क्या कहते हैं, ये दोनों की पोजीशन क्या कांस्टेंट रहती है ना चेंज होती रहती है। इसमें थीटा और फाई की पोजीशन भी चेंज होती है। पोलर एंगल और एजीमुथल एंगल, इन दोनों की पोजीशन भी चेंज होगी विद पार्टिकल पोजीशन। पार्टिकल यहाँ पे तो इसका फाई का डायरेक्शन ये हुआ, थीटा का डायरेक्शन ये हुआ, और आर का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड हुआ। अब अगर सपोज पार्टिकल यहाँ पे होता है तो उस केस में क्या होता है, ये एकदम नीचे की तरफ होता है, ये रेडियली आउटवर्ड होता है, और ये वाला इस तरफ होता है। अगर ये पॉइंट यहाँ पे होगा तो ये इनटू द ब्लैक होल होता है। तो इस तरह से हम लोग तीनों ही डायरेक्शन इस कोऑर्डिनेट में चेंज होते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें जो आप लोगों को जाननी जरूरी है जब भी आप लोग पोलर कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट इन सब से डील करेंगे, और खासकर जो वेक्टर से डील करेंगे। वेक्टर का केस इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा इमेजिनेशन की दरकार है, नहीं तो कोई भी प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो दिस इज आवर बेसिक इंट्रोडक्शन टू दिस 3 काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट को भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस सब का डिटेल कैलकुलेशन है जिसकी हम लोग को जब रिक्वायरमेंट होगी तब हम लोग उसको करेंगे। अगर इसके बारे में बेसिक आइडिया आप लोग का क्लियर है तो वो सारी कैलकुलेशन करने में एकदम भी दिक्कत नहीं होगी। दोज आर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन जो हम लोग 10th 12th में कर चुके हैं, उसी को दोबारा रिपीट करते हैं। तो दोज आर वेरी सिंपल कैलकुलेशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में अच्छी तरह समझ जाएं। 2 डायमेंशन में, 1 डायमेंशन में आप सिर्फ एक ही टाइप का कोऑर्डिनेट यूज करते हैं,
2 डायमेंशन में 2 टाइप के कोऑर्डिनेट होंगे, 3 डायमेंशन में 3 टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट होंगे। यहाँ पे सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज होते हैं, यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट यूज होते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट। ये सब डिपेंड करता है कि कब कैसी सिमेट्री है हम लोग सिस्टम में, उस हिसाब से हम लोग ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं।